दोस्तों आज हम भारत के प्रॉपर आखिरी तेज गेंदबाज कहे जाने वाले प्लेयर यानी रमाकांत देसाई उनके बारे में पूरी पूरी वीडियोज आप सभी सामने लेके आए हैं और उनके बारे में बात की जाएगी। दोस्तों उस समय में कपिल देव के रूप में यानी कपिल देव के रूप में भारत के पास एक बहुत अच्छा गेंदबाज था, लेकिन ये कहना गलत होगा कि कपिल एक तेज गेंदबाज था, बल्कि कपिल एक मध्यम तेज गति का गेंदबाज था। प्रॉपर तेज गेंदबाज नहीं था, लेकिन मध्यम तेज गति का गेंदबाज था। कुछ जो उस समय एक्सपर्ट थे दोस्तों, क्रिकेट एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहना था कि भारत के पास मोहम्मद निसार और अमर सिंह के बाद अभी तक कोई प्रमुख तेज गेंदबाज हुआ ही नहीं है। और इसके विपरीत कुछ एक्सपर्ट का कहना यह है कि रमाकांत देसाई भारत की तरफ से टेस्ट मैच खेले हुए आखिरी तेज गेंदबाज थे। उनके बाद कोई भी भारत में अभी तक तेज गेंदबाज नहीं आया है। वो थे लगातार जो अच्छी गति पे बॉलिंग करते थे और वो आखिरी तेज गेंदबाज थे। दोस्तों देसाई का जो कद काठी थी, वो यानी जो आकार था, वो बहुत छोटा था और देखकर ये लगता नहीं था कि वो इतनी तेज गेंद फेंक सकते हैं। उनका आकार छोटा था, कद छोटा था, उसी की वजह से उनको उनका नाम उपनाम पड़ गया टाइनी और उसी नाम से वो मशहूर हो गए। और जो उनके साथी खिलाड़ी थे वो भी उनको इसी नाम से पुकारने लगे, टाइनी, हेलो टाइनी। दोस्तों जो रमाकांत देसाई थे वो भारत के उन गिने चुने हुए बॉलर्स में थे जो कि बहुत तेज बाउंस फेंक सकते थे, यानी बहुत तेज गति से लगातार गेंदबाजी कर सकते थे और बाउंसर फेंक सकते थे। अक्सर आपने देखा होगा कि जो तेज गेंदबाज होते हैं वो जब बहुत तेज गेंदबाज डालने प्रैक्टिस प्रैक्टिस की भी ना है, प्रैक्टिस तो कोई मैटर नहीं, जब वो बहुत तेज गेंदबाज करते हैं तो उस तेज गेंदबाजी के दौरान वो अपनी लाइन और लेंथ खो बैठते हैं और कोई वाइड हो जाती है, कोई नो बॉल हो जाती है तेजी के चक्कर में। लेकिन रमाकांत के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने करियर में बताते हैं कि कभी चुकिंग चुकिंग के कारण नो बॉल वगैरह का कभी उन्होंने फेंकी ही नहीं। उन्होंने दोस्तों अपनी गेंदबाजी का असली कमाल तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में दिखाया, और वहाँ की पिचों पर उन्होंने जो कमाल दिखाया उसकी वजह से पूरी की पूरी वहाँ की जनता, चाहे इंग्लैंड की हो चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, वो उनकी फ़ैन होगी, दीवानी होगी। और जो उनकी गेंदबाजी देखी उन्होंने, सारी जनता उनकी फ़ैन हो चुकी थी। वहाँ की पूरी जनता ये देखकर हैरान हो रही थी कि इतनी छोटी हाइट का बंदा और इतनी तेज गेंद कैसे फेंक सकता है। उन सभी को इसी असमंजस में पड़े हुए थे कि इतनी जो कम हाइट होने के बावजूद और इतनी तेज गेंदबाजी कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों रमाकांत देसाई को उच्च स्तरीय क्रिकेट में खेलने की प्रेरणा जो भारतीय पूर्व भूतपूर्व खिलाड़ी मंत्री, पूरा नाम क्या था, माधव मंत्री, हाँ उन्हीं से मिली थी उनको। जो पूर्व भारतीय खिलाड़ी थे माधव मंत्री, उनको देखकर उन्होंने खेलने की प्रेरणा मिली और वहाँ से उन्होंने खेलने की शुरुआत की। उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने मुंबई की टीम के लिए, बाद में भारतीय टीम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। ये दोस्तों उनकी गेंदबाजी का ही कमाल था कि उन्होंने अभी तक रणजी में जो 1958-59 वाली रणजी थी उसमें एक मैच भी नहीं खेला था, लेकिन उनको जो वेस्ट इंडीज इंडिया का दौरा करी थी उस सीरीज के लिए उनका सिलेक्शन हो चुका था। देखिए दोस्तों मैच भी नहीं खेला फिर भी सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि उनकी गेंदबाजी का इतना चर्चा हो रहा था ना। तो फिर वहाँ से दोस्तों उच्च स्तरीय क्रिकेट पर आने के बाद फिर रमाकांत देसाई ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर उसी सीजन में दोस्तों 58 और 59 वाले स्तर में उन्होंने अपना पहला रणजी मैच भी खेला और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला अपना टेस्ट मैच भी खेला। दोनों में उन्होंने डेब्यू कर लिया। ये टेस्ट मैच दोस्तों खेला गया था दिल्ली में, और वहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम ने 8 विकेट पर 644 रन का बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा किया। देसाई ने उस मैच में 49 ओवर डालकर 169 रन देकर 4 विकेट ली, और भारत के किसी भी तेज गेंदबाज को का इतना अच्छा प्रदर्शन बहुत लंबे समय के बाद हो रहा था। उसके बाद वो दोस्तों इंग्लैंड यात्रा पर गए, और इंग्लैंड का जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लैंड का जो ओवरकास्ट कंडीशन होती है वहाँ पर किसी भी तेज गेंदबाज को गेंदबाजी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और उसका वहाँ पर गेंदबाजी करना वो उनका ज़िंदगी का, उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि वहाँ पर खेलने से खासकर तेज गेंदबाज के जो स्किल्स होती हैं, उसकी जो कला होती है, उसका जो एक मेन स्ट्रेंथ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आता है। अब ऐसे ही चाहे बैट्समैन हो, क्योंकि बैट्समैन को भी खेलना वहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ होता है,
तो वहाँ पर जो प्रदर्शन अच्छा करेगा उसको फिर इंडिया में आकर जो फ्लैट पिचेज होती है, टर्न वाली पिच होती है, तो बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद दोस्तों 59-60 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत पे आई। उस एज में हालांकि देसाई ने इतनी ज़्यादा विकेट तो नहीं, लेकिन जो उनकी जो गेंदबाजी थी उसको देखकर सभी बहुत हैरान हो गए और बहुत ज़्यादा प्रभावित किया उन्होंने अपनी गेंदबाजी से। खासकर उन्होंने जो मद्रास वाला टेस्ट था वहाँ पर उन्होंने आते आते ही ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाजों को आउट कर एकदम उन्हें खेमे में खलबली मचा दी। रमाकांत देसाई के लिए जो सबसे मेन श्रृंखला थी, महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, वो रही पाकिस्तान के विरुद्ध 1961 यानी 1960-61 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेली गई श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि उस सीरीज में उन्होंने लगभग 29.30 की एवरेज से, लगभग 30 ही मान लो 30 की एवरेज से 21 विकेट लिए। और इसी श्रृंखला के दिल्ली वाले टेस्ट मैच में उन्होंने 190 रन देकर 8 विकेट भी लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन था। फिर 1964-65 यानी 1964-65 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर वहाँ क्या होता है मुंबई टेस्ट में उन्होंने 56 रन देकर 6 विकेट ली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। हालांकि दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये जो आंकड़े हैं वो देसाई के लिए इतने अच्छे नहीं है, लेकिन उस समय जो विरोधी टीमों थी उनके खिलाफ ऐसी गेंदबाजी करना, और खासकर भारत के पास कोई अच्छा गेंदबाज था ही नहीं, फिर उनको ना ही जो दूसरा एंड था वहाँ से अच्छे गेंदबाज का सहयोग मिल रहा था, तो उन कंडीशन में जाकर ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। आज के हिसाब से चाहे न हो, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन होता था ये। और जो भारत के बल्लेबाज थे वो भी इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाते थे कि जो गेंदबाज है वो फाइट करें और भारत को मैच जिला दें। तो थोड़ा वो कंडीशन थोड़ी इंडियन क्रिकेट में थोड़ी ख़राब चल रही थी। उस समय के हिसाब से वो बहुत अच्छे गेंदबाज थे, बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन किया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे पास जो बॉलर लिमिटेड हो तो उनको ज़्यादा आउट आ जाते हैं, क्योंकि जो अच्छा गेंदबाज होता है विकेट लेने के चक्कर में उससे वो उसी को ज़्यादा गेंदबाजी करनी पड़ती है, जिससे वो गेंदबाजी का जो शारीरिक थकावट होती है, प्रेशर रहता है उसके ऊपर, ज़्यादा विकेट लेने का जो प्रेशर भी होता है कि विकेट आपको लेनी है, तो उससे भी थोड़ा सा जो थकावट होती है और उसके प्रदर्शन पर असर जरूर पड़ता है इस चीज़ का। जैसा कि अभी हम चाहते हैं कि बुमराह हर एक मैच खेले विकेट ले, लेकिन उनका जो फिटनेस इशू फिर आ जाता है और वो सारे मैच नहीं खेल पाते, इसलिए वो बार बार इंजर्ड होते रहते हैं। और इसका जो परिणाम प्रमाण बता सकते हैं कि हम इसका प्रमाण ये था कि देसाई ने अपने 28 टेस्ट में ही 929.5 यानी लगभग 930 ओवर डाले। 28 टेस्ट में 930 ओवर डाल दिए उन्होंने, जो कि बार बार गेंद उन्हीं को दी जाती थी विकेट लेने के लिए। एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज होने के साथ साथ रमाकांत देसाई एक उपयोगी बल्लेबाज भी थे। उन्होंने दोस्तों आज हमें अभी भी याद है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि 1960 की जो भारत और पाकिस्तानी श्रृंखला थी, टेस्ट श्रृंखला, उन्होंने उसमें उन्होंने नंबर 10 पर बल्लेबाजी के लिए आए और वहाँ पर आके उन्होंने 85 यानी 85 रन बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली थी। ये दोस्तों मुंबई वाला टेस्ट था। उसके बाद में उन्होंने 64-65 में फिर न्यूजीलैंड में गए और वहाँ पर उन्होंने ऑकलैंड में 32 रन की नाबाद पारी खेली, और उस समय वो पूरी तरह फिट भी नहीं थे, वो थोड़ी सी एमस्ट्रिंग प्रॉब्लम थी। उसके बाद में उन्होंने 32 रन की नॉट आउट पारी खेली। तो ये हम ये कह सकते हैं कि एक वो बहुत ही उपयोगी बढ़िया और उपयोगी बल्लेबाज भी थे। और फिर वो 1968 में ड्यूमेनिक का जो टेस्ट था वो रमाकांत का आखिरी टेस्ट साबित हुआ। हालांकि उसमें भी वो एक बहुत ही अच्छे तेज गेंदबाज थे और उनमें पूरा दमखम था, लेकिन उन्होंने कहना था कि जब आपको लगे कि आपकी टीम में जगह नहीं बन पा रही है या फिर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो खुद ही टीम से बाहर चला जाना चाहिए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर किया जाए और वह न चाहता हो, तो इसलिए अपने खुद ही बाहर चला जाना चाहिए। तो फिर वो उनका आखिरी टेस्ट साबित हुआ। तो दोस्तों ये थे रमाकांत देसाई, जिसके बारे में हमने आपके साथ पूरी वीडियो शेयर की। अगर अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर कर दिया।